बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस जिसे हम मेडिकल लाइन में बोलते हैं, हम नहीं मान रहे थे ये देखिए ट्रीट कर रहे हैं, और वो फिर एक बार स्ट्रोक हो गया तो कुछ जितना भी सीवियर है या तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता था या धीरे धीरे फिर ठीक होता था। इनमें हम सब जानते हैं दो तरीके के स्ट्रोक्स हैं। एक, ब्रेन की नाड़ फट गई और दूसरी, ब्रेन की नाड़ ब्लॉक हो गई। तो स्ट्रोक मोटा मोटा खून का जो ब्रेन का सर्कुलेशन है उसको लेके था, या नाड़ फट गई या नाड़ ब्लॉक हो गई, मेजर नाड़ी। अब इसमें जब फटती है नाड़ तो वो एक कैटास्ट्रॉफिक, एक बड़ा एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है। एकदम सिर में दर्द हुई, एकदम बेहोश हो गए, एकदम दौरा पड़ा, ये फटने के सिम्टम्स हैं। और ब्लॉक होने का है जो हम बायोलॉज सोसाइटी में देखते हैं कि मुंह टेढ़ा हो गया, एक साइड से दर्द नहीं हुई, मुंह टेढ़ा हो गया और एक कमजोरी आ गई, पैरालिसिस हो गया। तो ब्लॉकेज ज़्यादा कॉमन है लेकिन बहुत ड्रामेटिक नहीं। हाँ, टेढ़ा हो जाता है मुंह, एक साइड दर्द नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा झटका या दौरा नहीं पड़ता, या उसमें कोई सिर में बिजली नहीं चमकती, या सिर में एकदम तेज दर्द नहीं होता, या मरीज एकदम बेहोश नहीं हो जाता। तो पहले तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये जो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी चल रही थी इतने साल, अब इसमें नया क्या हो गया, न्यूरो रेडियोलॉजी ये आ गई। और इसने वो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स थे कि हाँ जी कंजर्वेटिव दवाइयाँ चल रही हैं, वेंटिलेटर्स चल रहे हैं, उससे हटके उन नाड़ों को उसी वक्त प्रोसीज बगैर खोपड़ी खोले, बगैर सिर का चीरा लगाए, कैसे उन नाड़ों को उसी वक्त रिपेयर करें। तो उसमें क्या इंसाइट मैं आपको दे रहा हूँ वो ये कि जैसे हार्ट वाले लोग हार्ट में स्टेंट्स डालते हैं, पेस मेकर्स डालते हैं, तो ऐसे इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन में नाड़ों के अंदर जाके कोई ना कोई डिवाइस डाल के उन नाड़ों को, फटी हुई नाड़ को सील करते हैं, और नाड़ है उसे खोलते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन बीमारियां सिर्फ ब्रेन की नाड़ों की, जैसे ब्रेन की नाड़ में गुब्बारा फूल जाता है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं, गुच्छा बन जाता है, या स्टेनोसिस ब्लॉकेज होने लगती है गर्दन की नाड़ में। तो ये हार्ट में नहीं देखते हम चीजें, नाड़ें खून की हैं बट ब्रेन की बीमारियां कुछ स्पेसिफिक हैं। तो एक इंट्रोडक्शन या ब्लॉकेज दोनों को ठीक है, या यहाँ से कहीं से भी एक सुई से हम घुस जाते हैं, सुई के अंदर से एक तार डालते हैं, उस तार के ऊपर जो भी चीज़ ले जानी है, छोटा सा कैथेटर ले जाके डिवाइसेस रख के हम उनका इलाज करते हैं। और बहुत इमरजेंसी नहीं है तो 8 में से 10 मरीज हमारे उसी दिन घर चले जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें ट्रीट करते हैं, जैसे टारगेटेड कैंसर ट्रीट करते हैं, आयोटिक, फाइब्रॉइड्स, ब्लॉक, पीलिया वाली नाड़ का ब्लॉकेज, अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, किडनी की ब्लॉकेज, डायलिसिस के फिस्टुले, वेरिकोस वेन्स, लेग की नाड़ें बंद हैं अगर, तो ऐसी कई चीज़ें करते हैं। और मशीनों में, अल्ट्रासाउंड में, सीटी में, एमआरआई में, कैथ में, किसी में भी देख के हम उस नाड़ में घुस जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। बट आज मोस्टली मैं ब्रेन के बारे में बात करूँगा। हम एक ब्रेन की नाड़ रिपेयर करने जा रहे हैं, तो ऐसे हमारी एंट्रीज बता रहा हूँ कैसे होता है इन कंडीशंस में। तो ये जितना भी दिखे पेशेंट को नाड़ें डली है, ये खोई, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी जब भी करते हैं तो मोस्टली हम बेहोश करते हैं मरीज को, ताकि वो हिले। तो एक ये ऐसे एंट्री होती है बगैर चीरे के, ऐसे हम घुस सकते हैं, गर्दन की नाड़ से दूसरी नाड़ से घुस सकते हैं, टांग की कई नाड़ों से हम 3-4 जगह से ये पाइप्स और कैथेटर्स डाल सकते हैं, पेट की नाड़ों से घुस सकते हैं। तो ऐसी कई एंट्रीज हैं। तो अब हम जब स्ट्रोक की बात करते हैं, एंटी नाड़ से अंदर ब्रेन वाली साइड
एक्सेस ले सकते हैं या और भी किसी ऑर्गन में एक्सेस ले सकते हैं। तो जब हम इन बीमारी को देखते हैं स्ट्रोक के बारे में, तो एक इश्केमिक स्ट्रोक है जो ब्लॉकेज वाला है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है जो ब्रेन का जो अपना सब्सटेंस है उसके अंदर ब्लीडिंग हुई है, और लास्ट सबएरेक्नॉइड हेमरेज है जो ब्रेन की कवरिंग्स में ब्लीडिंग हुई है। आप इनमें देखिए तो ऑलमोस्ट 50-55% जो है मरीज बचते नहीं है 5 साल तक। 5 साल तो एक लंबा टाइम हो गया, बट अगर आप इमीडिएट वाली बात देखें तो जो हेमरेज वाली डेथ है वो कहीं कॉमन है 10-20 दिन में या 30 दिन तक, लेकिन जो ब्लॉकेज वाली डेथ है वो इमीडिएट बेशक कम है, पर 5 साल में वो भी 50% डेथ है। सो उनको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे सर्वाइव कर सकें। इंडिया में कैसे है, कुछ एरियाज ये रूरल एरियाज हैं, वो अर्बन एरिया है, तो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा प्रिवेलेंस है। पीजीआई में उनका डाटा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वैसे तो कितना ऑथेंटिक है वो एक चीज़ है, बट एक न्यूज़पेपर कहता है कि 900 स्ट्रोक्स उनको एक साल में मिलते हैं। अच्छा, अब जब ये नाड़ें हैं ब्रेन की, आप देखें तो ये इन्हीं नाड़ों में ब्लॉकेज होता है, और हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्टेंट रिट्रीवर। यहाँ से घुस के ब्रेन के अंदर जो रिट्रीवर है उस क्लॉट को पकड़ के यहीं से निकाल देता है, ग्रॉइन से। अब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो नाड़ ब्लॉक है उधर, हम देखें जरा, काम करें। ये रिट्रीवर है जिससे क्लॉट हमने निकाला है टांग से हम नीचे से घुस के ब्रेन की नाड़ से इससे निकाला है, और ये नाड़ चालू हो गई है, और ये मरीज जो है 4-5 दिन में घर जाके, तो ये नाड़े हैं, ये नाड़ है जो यहाँ से ब्लॉक है, ये तार डाली है नीचे से, ये रिट्रीवर से हमने क्लॉट निकाला है, ये नाड़ चालू हो गई है। तो ये डिवाइस है, थोड़ा आपको इतना ब्लड देखने की आदत नहीं होगी, बट आपको मैं फिर भी, और एक नाड़ इसकी ब्लॉक हो गई, कुछ एडवांस इमेजिंग करके वो रिट्रीवर जो है इसमें से क्लॉट पकड़ के निकाल लें। विद इन 3-4 दिन ही ये बैठ के इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम एक रिट्रीवर से क्लॉट ब्रेन में से निकाल देते हैं, और कुछ मरीजों को जो ट्रीट कर रहे हैं जो कि पहले हम नहीं मानते थे ठीक हो सकता। तो ये तो अब हम बात करें जो गर्दन की नाड़ यहाँ से बंद होती है, ये कॉमन कंडीशन है, इसको हमें पकड़ना जरूरी है। किसी को चक्कर आ रहे हैं, ईसीजी करने के लिए, एंजियोग्राफी करने के लिए तैयार है, बट ये गर्दन की नाड़ें ब्लॉक हो रही होती है और इनको आइडेंटिफाई नहीं करते, फिर एक दिन बहुत बड़ा स्ट्रोक आ जाता है। तो इनको अगर हम आइडेंटिफाई डालते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इससे ये है कि आपने सुबह कराया, शाम को छुट्टी, आप एक मेजर स्ट्रोक का इवेंट प्रिवेंट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेन का सर्कुलेशन होने के बाद उसकी मेमोरी, उसके चक्कर, उसकी इनकैपेसिटेशन जो वो नहीं कर सकता था अपने प्रोफेशन में या नॉर्मल वॉकिंग वगैरह में उसको परेशानी थी, इसके बाद ये ठीक हो जाता है। और उसका ब्लड प्रेशर, जो ये ब्लड प्रेशर का मेन एरिया होता है गर्दन, तो इस पे जो प्रेशर्स होते हैं उसके कारण प्रेशर्स भी बड़े होते हैं, और जैसे ही हम इसको करते हैं अगर इसके कारण प्रेशर बढ़ा है तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये गर्दन की नाड़ को हम कैरोटिड स्टेंटिंग कहते हैं। कन्वेंशनली अगर पकड़ में आ जाता था, जब इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट नहीं होते थे तो कुछ हार्ट के डॉक्टर्स जो ज़्यादा अपने हार्ट के काम में अच्छे थे तो इसमें भी स्टेंट डाला करते थे। न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं या न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये नाड़ें इतनी कॉमन है बट इग्नोर्ड थी। अगेन वही नाड़ें हैं गर्दन की, किसी की टेढ़ी होती है, किसी की सीधी होती है, किसी में 2 स्टेंट भी डल जाते हैं, बट रूटीनली हार्ट की तरह सिचुएशन नहीं है कि कई स्टेंट डल जाएंगे, सिंगल स्टेंट डलता है। फिल्टर यूज करते हैं जहाँ पे भी हमारा एक प्रिकेरियस कंडीशन है कि हाँ जी नाड़ बहुत फ्राइबल है, अदरवाइज सिंगल स्टेंट और एक फिल्टर, इसके सिवाय
हार्ट की तरह 2 स्टेंट डलेंगे, 3, ऐसा नहीं कंडीशन। सिंगल नल 40 सेंटीमीटर का स्टेंट आता, 4 सेंटीमीटर का 40 mm का स्टेंट आता है, वही डलता है। ब्रेन में मोस्टली इस गर्दन के अंदर ब्रेन तक 4 नाड़ी हैं जो ऊपर जा रही हैं, एक आगे 2 कैरोटिड और एक पीछे 2 वर्टिब्रल, यानी 2 वर्टिब्रल 2 कैरोटिड। वर्टिब्रल पीछे की नाड़ी हैं जो पीछे वाले दिमाग को सप्लाई करती हैं और ये बहुत क्रिटिकल एरिया को सप्लाई करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ से नाड़ शुरू हुई वहीं इतना टाइट ब्लॉकेज होता है, इसको हम छोड़ दें तो पीछे के ब्रेन का अटैक आ जाएगा। पीछे का अटैक होगा तो क्या होगा, इसमें पेशेंट अनस्टेबल हो जाएगा, उसके पैर लड़खड़ाएंगे, उसको चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी। हम मसाज करा रहे हैं, कई बार अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो इसको हम ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम कहते थे शुरू में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मसाज कराते हैं लोग और ये नाड़ अगर कमज़ोर है या टाइट है तो वहाँ अटैक आ जाता है लोगों को। तो ये उसकी स्टैंडिंग है, ये बिल्कुल साफ हो जाती है, जो टाइट है वो एकदम खुल जाती है, फिर ये चक्कर आने के चांसेस नहीं है। सेम चीज़ है, मैंने कुछ वीडियोस डाले थे बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। मसाज होती थी तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता था, यहाँ देखिए ये नाड़ जो है ऑलमोस्ट बंद हो रही है यहाँ, तो यहाँ ये बिल्कुल खुल गई है। तो ये चीज़ें हैं और ये नीचे से कैथेटर डाला हुआ टांग से ग्रॉइन गर्दन तक, ये मेरी हमारी पाइप है, इसके अंदर से ऐसे तार डालते हैं और फिर तार के ऊपर स्टैंड किया अलोन करके छोड़ते हैं। यही थे हमारे जो लेटेस्ट पेशेंट थे। पहले दिन वो इतने सेटिस्फाइड थे खाना खा के। हमारे साथ ये दिक्कत हो जाती है, उल्टा है, लोग कहते हैं कि जी हमें जल्दी घर नहीं भेजा, हमें लोग परेशान होते हैं, इतनी बड़ी डिवाइस डाल के आप अगले दिन कह रहे हो घर जाओ। इवन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ कई बार कहते सर एक दिन और रख लो, मैं कहता वो तुम्हारी मर्जी है, मेरी तरफ से जा सकते हो। सो ये एक्सपेंसिव ज़रूर हो जाता है कई बार, क्योंकि डिवाइस नहीं है, बट हमें तक अगर पेशेंट ओटी से ठीक आ जाता है बाहर तो हम फिर रखने की बहुत ज़रूरत नहीं होती, अनलेस उसका पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। तो डबल दिखने लगता है, ब्लड हो जाती है, ये मसल कमज़ोर हो जाती है, इसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। कई बार एकदम से गिर पड़ता है मरीज, वो फुली कॉन्शियस होता है पूरा, बट ज़्यादातर इसमें सिर घूमता है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं लड़खड़ाता है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल पाता। तो ये पीछे वाली नाड़ के सिम्टम्स हैं। तो इसके बाद और देखें दिमाग के गुच्छे, ये गुच्छे हैं, ये भी आदतन लोगों को नहीं पता होते ज़्यादातर। अब ये गुच्छे जब फटते हैं तो ये पैदाइशी होते हैं और उम्र के साथ कई बार पूरी ज़िंदगी सिर्फ दौरे पड़ते रहते हैं और मरीज स्कैनिंग नहीं कराते हैं, हाँ जी बचपन से दौरे पड़ रहे हैं, फिर एक दिन जब ये फट जाता है फिर पहुंचते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी ये गुच्छा था और ये पहले ट्रीट हो जाना चाहिए था। तो इन गुच्छों में आप देखिए हम कहाँ से कितनी बारीक सी तार ऐसे घुमा के बिल्कुल पतली सी, बाल से भी पतली होती है, वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और इसके अंदर फिर ग्लू डाल के इसको बंद करते हैं। ये पाइप में ल्यूमन है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक घुमा के फिर दिमाग के अंदर पहुँचा के सही एरिया में थोड़ा सा गोंद डाल के उस गुच्छे को बंद करते हैं। हमने नाड़ फटने और ब्लॉकेज फटने वाला मैं आपको एक गुच्छा दिखाया। नॉर्मली गुच्छा ब्रेन के अंदर ब्लीड करता है, ये वैसे निकालते हैं ज़्यादातर 80%। और ब्लॉकेज में 24 घंटे तक मरीज़ हमारे पास आ जाए तो हम वो ब्लॉकेज खोल सकते हैं। नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि 4.5 घंटे चाहते थे जब एक क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिकेशन देते थे, उसका भी नाम टीपीए है, उसको टिश्यू प्लास्टिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, वो देते थे, जिसको हम कहते हैं सीसीआर। ये सीसीआर तो आप देखिए कोई यंग लड़का होता है मोस्टली, कोई क्रिकेट बॉल लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आँख में 2 नाड़ें, दिमाग में इनफैक्ट 2 नाड़ें जुड़ जाती हैं। 2 नाड़ें जुड़ने के कारण एक का लीकेज दूसरे में होता है। जो हाई प्रेशर नाड़ है उसका लो प्रेशर वाली में ब्लड जाने लगता है और आँख सूज जाती है, क्योंकि लो प्रेशर वाली नाड़ बैक रिफ्लक्स से आँख के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है। आँख बहुत स्क्रू
उस टाइप की नाड़ें दिखने लगती हैं, आँख फूल जाती है और आँखों में दर्द होती है और बाहर निकल आती है आँख। बीच में कुछ कॉइलें लगा देते हैं ताकि एक का ब्लड दूसरे में ना जाए, और फिर भी सूजन हट जाती है आँख की। अब दूसरी चीज़ है नाट जो एकदम तेज सिर दर्द होता है, कई दिनों तक सिर दर्द रहता है, 15, 16, 20 दिन तक दर्द रहता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो वो नाट फूलने के कारण है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं, नाट फूली है। इसमें हम कॉइल्स, वही तार की टेक्नोलॉजी है, बट प्लॉट निकाल नहीं रहे। दोनों साइड दिमाग में गुब्बारे थे, तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ऑपरेशन में एक साइड दोनों करना मुश्किल है। ऑपरेशन में आप हर सब साइड से तो नहीं खोल सकते। पड़ा 2, 3, एक नाड़ में 2 थे, दूसरी नाड़ में भी 2, तो ये हमारे 4, ये रहा। उसको 1-2 कॉइल से ये ठीक हो जाता है। तो जब हमसे कोई पूछता है कि कितना खर्चा लगेगा, और हमने उसका ब्लीडिंग तो देख ली बट गुब्बारा नहीं देखा जब तक एंजियोग्राफी करके, तो कई बार खर्चा बताना मुश्किल, क्योंकि अगर एक कॉइल से हो जाता है तो खर्चा कुछ भी नहीं है, और अगर 4 गुब्बारे निकल आते हैं तो खर्चा फिर शायद अफोर्डेबल भी ना हो। तो दोनों चीज़ें एक बार डॉक्टर से टच में आएंगे, समझ आएगा, उसके बाद ही एग्जैक्ट खर्चा भी पता लगता है। जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, उसका इसके ज़रिए इलाज हो जाता है। उसमें कैथेटर्स डाल के दोनों साइड की नाड़ों में उसका ब्लड सप्लाई रोक देते हैं, पीली ऑफ हो जाती है। और एंडोस्कोपी वालों से नहीं डर रही तो हम डाल के देते हैं उनको, डायरेक्ट यहाँ से सुई से नाड़ के अंदर घुस के अंदर स्टैंड डालते हैं। कहीं बॉडी में ब्लीडिंग है, उसको ग्लू से रोका जा सकता है। लिवर कैंसर में आजकल मेजर रोल इंटरवेंशनिस्ट का है। वो लिवर कैंसर है, हम डायरेक्ट एक छोटी सी एक बड़ी पाइप, देखें आप इसको, ये बड़ी पाइप, इसके जरिए से बारीक पाइप बिल्कुल कैंसर की नाड़ में घुस के उसके अंदर से ये दवाई भर रहे हैं, ब्लैक वाली, बिल्कुल टारगेटेड हीमोएम्बोलाइजेशन हम टेस्ट। फिर आप देखें, हम डायरेक्ट ये जो मशीन में देखते ये लेजर्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाता, तो हम एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% लैब वाला जो अल्कोहल है वो लेके एक सुई डाल के सिरिंज में अल्कोहल भर के उसमें चलाते दो ऑस्टियोमा। तो हम सीटी स्कैन में देखते वहीं हड्डी में एक सुई डाल के फिर पीछे से लेज़र लगा के 2-3 सेंटीमीटर का एरिया जला देते हैं, तो वो ऑस्टियोमा खत्म हो जाता है। आरएफ यहाँ हो रही है, तो हम कहते हैं हेमेटोमेसिस, अल्कोहल के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, उनमें भी हम कैथेटर डाल के ये गुच्छा पूरा दवाई से भर के बंद कर सकते हैं। पैंक्रेटाइटिस में कई बार फटे हुए एब्सेसिस हैं, उसके अंदर 4-5 कैथेटर डाल के सारा जो मवाद है, जो रस है, जो कलेक्शंस हैं, वो बाहर निकाल सकते हैं और सर्जरी बढ़ती। अगर खांसी में खून आ रहा है, जिसको ऑप्टाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के बाद, कैंसर के बाद, उसमें छोटी सी पाइप्स डाल के छोटे से